हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी है। अब अब बहुत नेग्लिजेंट होने का टाइम नहीं है, धीरे धीरे आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है। आज हमारा टॉपिक है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग जनरली हम सोचते हैं कि अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सिर्फ, लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो है, लेकिन किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, चाहे वो अकाउंट्स हो चाहे वो मैथ्स हो, थ्योरी बेस क्लियर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर पढ़ते हुए हम पढ़ेंगे आज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो क्या होते हैं ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो पहले हम ये समझते हैं कि ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि हमने जैसे पढ़ा कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, और आर्ट का मतलब है कि आर्ट एक टेक्निक होती है जिससे कि हम अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं, है ना। और टेक्निक डिफरेंट तरीके की हो सकती हैं। तो इस दुनिया भर में बहुत डिफरेंट टाइप की बहुत न्यूमरस इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें बहुत सारी फर्म्स हैं, बिजनेसेस हैं, है ना। और उनको हैंडल करने वाले जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनके सबके डिफरेंट टेम्परामेंट्स हैं, डिफरेंट सोचने का तरीका है उनका, हर एक आदमी का अलग अलग सोचने का तरीका है। तो सोचिए कि अगर सारे अकाउंटेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपने दिमाग से, अपने सोचने के तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करते, है ना, तो सारे ही अकाउंट अलग अलग होते, हर एक का तरीका अलग अलग होता, तो फिर वो अकाउंट एक दूसरे से कंपेयर करने लायक नहीं होते, है ना तो वो सिंपल होते हैं, क्योंकि कौन आदमी क्या सोच रहा है, किस बेसिस पे अकाउंट्स बनाया है, किसी भी यूज़र को ये समझ नहीं आता, है ना। तो ना वो सिंपल होते, ना वो अंडरस्टैंडेबल होते, ना ही वो कंपेरेबल होते हैं। ओके, तो इस डिफ़िकल्टी को देखते हुए, सोचते हुए, जो भी हमारे अकाउंट्स में इन्वॉल्व थे, विद्वान इंटेलेक्चुअल्स, या अकाउंटिंग में अकाउंट को मॉनिटर करने वाली बॉडीज़, जैसे हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ऐसे ही अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है। तो उन लोगों ने कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग गाइडलाइंस, अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बनाए। ओके, तो वो क्या हैं? दीज प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस विच आर आल्सो कॉमनली नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, है ना, गैप्स बोलते हैं इनको। दे आर द बेसिक सेट ऑफ rules or guidelines around which the accounting operates all over the world। ठीक है, ओके। तो इनके अब हम समझते हैं इनके फीचर्स क्या हैं। एक तो ये सारे अकाउंटेंट्स इनको फॉलो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में। ऐसा क्यों? इसलिए बोलते हैं हम दे आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब इनके फीचर्स समझ लेते हैं। फीचर्स में, एक तो फीचर्स में हमें ये समझना है कि ये मैन मेड होते हैं, ये कहीं बाहर से बन के नहीं आए, है ना, ये हम इंसानों ने ही बनाए। क्योंकि ये बिजनेस के अकाउंट से रिलेटेड हैं, बिजनेस भी ह्यूमन बीइंग चलाते हैं, उनके अकाउंट्स भी ह्यूमन बीइंग मेंटेन करते हैं, चाहे कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू करें, लेकिन ह्यूमन बीइंग ही करते हैं। ओके, तो दिमाग तो आदमियों का ही होता है ना कि कैसे करना है, राइट। तो ये इनको जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में जो डिफ़िकल्टीज इनको आई, उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने उसमें यूनिफॉर्मिटी, कंपेरेबिलिटी लाने के लिए, सिंप्लिसिटी लाने के लिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी लाने के लिए ये रूल्स और प्रिंसिपल्स बनाए बेसिकली। दे आर मैन मेड, वन थिंग विच वर मेड थ्रू देयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। दे आर फ्लेक्सिबल, परमानेंट नहीं है ये। ओके, ये डायनेमिक हैं, ये चेंज होते रहते हैं, ये मॉडिफाइबल है। ओके, तो जैसे जैसे कोई लीगल रिक्वायरमेंट होती है, या जैसे जैसे हमको किसी को लगता है कि हाँ, हम अगर थोड़ा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में मॉडिफिकेशन करें तो और बेटर तरीके से अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को हम शो कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैन बी चेंज्ड। ठीक है। तीसरी बात, ये जनरली एक्सेप्टेड है। तो जनरली एक्सेप्टेड कोई चीज़ तभी होती है जब उसमें कोई अच्छी क्वालिटी होती है, नहीं तो कोई क्यों मानेगा ना। तो जनरली एक्सेप्टेड क्यों होते हैं? क्योंकि ये कुछ क्राइटेरिया पे खरे उतरते हैं। ओके, दे मीट सर्टेन क्राइटेरियाज। और वो क्राइटेरिया मेनली 3 है, जो कि एक क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया कि दे आर रेलेवेंट मीन्स दे आर यूजफुल टू द यूजर। सेकेंड इज दे आर ऑब्जेक्टिव, दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायस ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग और पर्सनल बायस ऑफ अकाउंटेंट। ओके, दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड, तभी वो जनरली एक्सेप्टेड होंगे। थर्ड, दे आर फिजिबल मीन्स दे, उनमें कोई, उनको यूज़ करने में, अप्लाई करने में, फॉलो करने में कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है कि हम उनको यूज़ ना कर सकें, राइट।
ये बात हो गई। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग हो गया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स हो गए, राइट। अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं क्या। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक को बोलते हैं हम फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एक को बोलते हैं हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में it is assumed that the business will go on for infinitely long period. ओके, तो ये सोच के बिजनेस शुरू नहीं किया जाता कि ये बिजनेस मैं 6 महीने के लिए कर रहा हूँ या 1 साल के लिए या 6 साल के लिए या इवन 20 साल के लिए। ओके, तो बिजनेस के पीरियड पे कोई कैप नहीं रखी जाती, लिमिट नहीं रखी जाती। ओके, बिजनेस ये सोच के शुरू किया जाता है कि ये बिजनेस शुरू किया है एंड दिस विल गो फॉर इनफाइनेटली इंडेफिनेटली लॉन्ग पीरियड। ओके, और उसी के बेसिस के ऊपर हम एक्सपेंडिचर को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनके बेनिफिट्स हमको लंबे समय तक मिलते रहेंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनके बेनिफिट्स हमको एक ही साल में एक्सपायर हो जाते हैं, वो लंबे समय तक नहीं मिलते। ओके, जो नॉर्मल रनिंग एंड मेंटेनेंस के लिए खर्चा किया जाता है, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, दे आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो पैसा लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, असेट्स के ऊपर खर्च करते हैं हम, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, लेकिन ये समझना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों बोल रहे हैं उसको, क्योंकि पहले हमने ये मान लिया कि बिजनेस इनफाइनेटली लॉन्ग पीरियड के लिए जाएगा। अगर हम बिजनेस ही 6 महीने का कर रहे हैं तो 6 महीने में तो फिर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। फिर तो लैंड की या बिल्डिंग की या मशीनरी की भी यूजफुलनेस बिजनेस के लिए 6 महीने रह जाएगी ना। ओके, सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही हम ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंशिएशन करते हैं और जो असेट्स है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो फिक्स्ड असेट्स है, उनको हम बुक्स में एक हर साल की सर्टेन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके उसको डिडक्ट करके देन उसकी वैल्यू हम बैलेंस शीट में शो करते हैं एंड दैट इज कैरीड ओवर टू द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, सेकेंड कॉन्सेप्ट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, थर्ड भी लिख देता हूं। थर्ड कॉन्सेप्ट इज एक्रूवल कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारे पास बहुत तरह तरह की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं अवेलेबल समटाइम्स, ओके, किसी मैटर को डील करने में। ठीक है, लेकिन अगर हम वो डिफरेंट अवेलेबल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो है हमारे पास, ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, इफ़ दे आर इक्वल एंड दे आर इक्वली एक्सेप्टेबल, तो उनमें से जब हम कोई एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, तो फिर हमको हर साल 2 साल में उसको चेंज नहीं करना होता। हम उसी अकाउंटिंग प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंटली, इसलिए उसका नाम है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। ओके, जैसे डेप्रिसिएशन का चैप्टर आएगा अभी आपके सिलेबस में है, तो हम कुछ टाइम के बाद वो चैप्टर भी करेंगे। तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए और उसको रिकॉर्ड करने के लिए देयर आर मोर देन 2-3 मेथड्स। आपके सिलेबस में 2 मेथड तो है ही मेनली, 2 या 3 मेथड, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है और एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। ओके, तो अगर हमने, और दोनों ही इक्वली एक्सेप्टेबल है ना, ये नहीं है कि हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं वो नहीं यूज़ कर सकते, आप चाहे स्ट्रेट लाइन करिए चाहे रिटन डाउन वैल्यू करें। लेकिन अगर हमने सोच समझ के अपनी कन्वीनियंस से एक मेथड सेलेक्ट कर लिया है, जैसे मान लो मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड सेलेक्ट कर लिया है, तो फिर मैं नेक्स्ट ईयर रिटन डाउन वैल्यू नहीं करूँगा, मुझे फिर स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करना है, वो यूज़ करना है। ओके, या मैंने रिटन डाउन कर लिया है वैल्यू मेथड, तो मैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करूँगा। ओके, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं कभी चेंज ही नहीं कर सकता, मतलब मैं चेंज कर सकता हूँ अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, या मुझे लगता है कि अगर मैं मेथड चेंज करूँगा तो मैं अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को और बेटर तरीके से, या उसकी यूज़फुलनेस बढ़ जाएगी। ओके, अगर मेरा ये ओपिनियन है तो मैं मेथड चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए फिर मुझे एक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी यूज़र्स के लिए। अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स हैं उनके लिए मुझे नोट देना पड़ेगा कि मैंने इस साल में अपना जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का या रिकॉर्ड करने का मेथड था वो स्ट्रेट लाइन से रिटन डाउन वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू से स्ट्रेट लाइन मेथड चेंज कर लिया है, और ये मेथड चेंज करने से मेरा प्रॉफिट पे ये फ़र्क पड़ा है। जो मेरा ओरिजिनल मेथड था उससे प्रॉफिट ये आ रहा है, और ये मेथड मैं चेंज कर रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट अब ये आ रहा है। तो चेंज ऑफ मेथड से प्रॉफिट का मुझे इफेक्ट भी शो करना पड़ता है। ऑलराइट,
तो दिस इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया जो भी आप सेल करते हो या एक्सपेंसेस जो आप इनकर करते हो, है ना, वो आपको तभी रिकॉर्ड करना है जब आपने वो ट्रांजैक्शन एंटर किया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ आपका, ना कि जब आपने पेमेंट किया या जब आपने पेमेंट रिसीव किया। अगर वो पेमेंट का टाइम डिफरेंट है तो ओके, अगर पेमेंट उसी टाइम हो गया फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। जैसे हम परचेज करते हैं तो परचेज मैंने कर लिया लेकिन पेमेंट मैं कर रहा हूँ 3 महीने बाद, तो मुझे परचेज पेमेंट के टाइम में नहीं रिकॉर्ड करना है, परचेज मुझे परचेज करने के टाइम में रिकॉर्ड करना है, जब मेरे पास गुड्स ट्रांसफ़र हो गई हैं, जब मैं गुड्स का ओनर बन गया हूँ और मैं ऑब्लाइज हो गया हूँ पेमेंट करने के लिए। इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, मुझे परचेज तभी रिकॉर्ड करनी है। ऐसे ही जब मैं सेल करता हूँ तो अगर मेरी गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गया कस्टमर को एंड कस्टमर लायबल बन गया मुझे पेमेंट करने के लिए, या मेरा राइट हो गया है कि मैं कस्टमर से पेमेंट ले सकूं चाहे मुझे पेमेंट अभी मिला कि नहीं मिला, तो वो ट्रांजैक्शन मेरी कंप्लीट हो गई और मुझे वो सेल्स या रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करके उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है। सिमिलरली जैसे मेरे पास टेलीफोन एक्सपेंसेस के बिल आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के बिल आते हैं, वो बिल आ गए, मैंने पेमेंट नहीं किया अभी, है ना, तो मुझे रिकॉर्ड करना होगा, चाहे मैं पेमेंट उसको 2 महीने बाद करूँ तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है। दैट इज एक्रूवल बेसिस। ओके, तो वेन एवर जब भी हमने गुड्स या सर्विसेज यूज़ कर ली हैं, उनका बेनिफिट ले लिया है एंड वी हैव मेड अवर सेल्फ लायबल टू मेक द पेमेंट, तो हमें वो कॉस्ट इनकर कर दी है, वो कॉस्ट हमें एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना चाहिए। और सिमिलरली जब हमने गुड्स या सर्विसेज रेंडर कर दिए हैं एंड वी हैव क्रिएटेड ए क्लेम टू रिसीव द पेमेंट, है ना, तो हमें वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करके उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज एक्रूवल बेसिस। ओके, तो जनरली हमारे अकाउंटिंग में हम एक्रूवल बेसिस को ही अडॉप्ट करके, जो अकाउंटिंग है हमारी एक्रूवल बेसिस पे ही हम करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है, 3 कॉन्सेप्ट है, ये हमने आज डिस्कस कर लिए, और जो रिमेनिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ओके, जिससे आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, एंड आई प्रॉमिस यू टू बी मोर रेगुलर, मैं लगातार आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। फाइन, अभी काफ़ी टाइम के बाद लाया हूँ, इसके बाद जल्दी हम रिमेनिंग प्रिंसिपल्स की वीडियो लेके आएंगे, कल या परसों में मिल जाएगी आपको। ओके, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द योर सिलेबस। ओके, बाय बाय।